हमारे चैनल में खुश आमदीद। आप जानते हैं कहानियाँ सुनना तो सबको पसंद होता है। अगर आप भी मज़ेदार कहानियों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी मज़ेदार कहानियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक मुर्गी और एक मुर्गा बहुत बड़े मुर्गी खाने में रहते थे। जब खिज़ां का मौसम आया तो एक रोज़ मुर्गा मुर्गी से कहने लगा, कोई ताज्जुब नहीं कि इन दिनों फल पककर गिरने लगे होंगे। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, मुर्गी ने जवाब दिया। इस पर मुर्गा बोला, चलो कल चलकर देखते हैं, अगर वाकई फल पक गए हों तो चुन कर लाते हैं। ठीक है, कल चलते हैं। मुर्गी फौरन राजी हो गई। चुनाचा दूसरी सुबह वो दोनों खामोशी से मुर्गी खाने से निकले और पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए। पहाड़ करीब ही थे। वो थोड़ा सा सफर तय करने के बाद वहां पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो वाकई फल पककर नीचे गिरे हुए थे। उन्होंने इधर उधर देखा और उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दोनों जल्दी जल्दी नीचे गिरे हुए फल जमा कर रहे थे और खुश हो रहे थे कि कुछ दिन तक खूब मजे लेकर खाएंगे। वो कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पके हुए फल जमा कर लेना चाहते थे और इसीलिए इधर उधर घूमते हुए इस काम में लगे हुए थे। इतने में अचानक मुर्गा पुकार कर बोला, जल्दी से यहाँ आओ, देखो मुझे क्या चीज मिली है। बेशतर इसके कि वो दोबारा आवाज देता, मुर्गी तेजी से उसकी तरफ लपकी कि देखूं भला मुर्गे को क्या चीज मिल गई है। मुझे भी बताओ तुम्हें क्या मिला है। वो बड़े इश्तियाक से पूछने लगी। ये देखो क्या चीज है, मुर्गे ने अपने सामने की जानिब इशारा करते हुए कहा। मुर्गी ने आगे बढ़कर देखा तो वहां एक छोटा सा बर्तन था जिसमें मक्खन भरा हुआ था। मक्खन को देखकर मुर्गी भी खुश हो गई। उन्होंने इस खुशी में फल चुनना बंद कर दिए, बल्कि उन्हें भूल ही गए और मक्खन को ललचाई हुई नजरों से देखने लगे। इस वक्त वो दोनों इंतहाई खुश थे और एक दूसरे को कह रहे थे, बहुत दिनों बाद मक्खन मिला है, मजे से खाएंगे। इसी खुशी में उन्होंने चुने हुए फल वहीं छोड़ दिए, मक्खन से भरा हुआ बर्तन उठाया और वापस अपने घर मुर्गी खाने की तरफ चल दिए। जब मुर्गी खाने में पहुंचे तो उस वक्त शाम हो चुकी थी। मुर्गा मुर्गी को मशवरा देते हुए कहने लगा, हमें मक्खन के बर्तन को कहीं छुपा देना चाहिए ताकि इस पर किसी की नजर न पड़े। हाँ, तुम ठीक कहते हो, अगर किसी दूसरे ने देख लिया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। दोनों ने इधर उधर देखभाल कर एक ऐसी जगह तलाश की जहां उन्हें यकीन था कि वहां मक्खन पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। उन्होंने मक्खन को उस बर्तन को वहां छुपा दिया और खुद डरबे में आ गए। अब सोना चाहिए, सुबह मक्खन से नाश्ता करेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है, मक्खन से नाश्ता करने में बड़ा लुत्फ आएगा। मुर्गे ने भी मुर्गी की तायीद की और दोनों सोने के लिए लेट गए। लेकिन अभी मुश्किल से उन्होंने आंखें बंद की थी और आंख लगने भी न पाई थी कि एक गरजदार आवाज का शोर हुआ। आवाज सुनकर मुर्गा हड़बड़ाकर उठ बैठा और उसने करीब ही लेटी हुई मुर्गी को भी उठाया। ये कैसी आवाज है, कोई हमारा मक्खन न ले जाए, मुर्गी ने फिक्रमंद होते हुए कहा। हाँ, मुझे भी यही फिक्र है। फिर मुर्गा मुर्गी से कहने लगा, तुम जाओ और देख कर आओ क्या मामला है। लो, मैं अभी देख के आती हूँ। मुर्गी जल्दी से उठी और उस जगह पहुंच गई जहां उन्होंने मक्खन का बर्तन छुपा रखा था। उसने वहां जाकर इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। चारों तरफ नजरें दौड़ाईं और किसी को ना पाकर मुतमईन हो गई। लेकिन जो ही उसने मक्खन के बर्तन को देखा तो उसका जी ललचा गया। उसने दिल में सोचा, मुर्गा भी यहाँ नहीं है और ना कोई दूसरा देख रहा है, फिर क्यों ना एक चोंच भरकर मक्खन खा लूं, भला इसको क्या पता चलेगा। चुनाचा उसने खूब चोंच भरकर मक्खन में चौंका मारा और मक्खन खा के चरखारे लेती हुई वापस डरबे में आ गई। कौन था? मुर्गे ने उससे दरियाफ्त किया। कोई भी नहीं था, मेरा ख्याल है तेज हवा से शोर हुआ था, मुर्गी ने मासूम बनते हुए जवाब दिया। मैंने तो वहां चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। इतना कहकर वो दोबारा सोने के लिए लेट गई और मुर्गा भी अपनी जगह मुतमईन हो गया। लेकिन अभी उन्हें लेटे हुए चंद मिनट ही गुजरे थे और ऊँघ ही रहे थे कि यकायक मुर्गे ने फिर मुर्गी को जगाया और फिर बोला, सुनो, फिर आवाज आई है, यकीनन हमारा कोई मक्खन चुरा रहा है। हाँ, आवाज तो मुझे भी आ रही है, मुर्गी ने कान लगाकर सुनते हुए धीमे लहजे में कहा। जाओ फिर देख कर आओ कौन है। अच्छा, मैं जाती हूँ। मुर्गी उठी
और फिर उसी जगह पहुंच गई जहां मक्खन का बर्तन रखा था। वहां जाकर उसने देखा तो पहले की तरह कोई भी नहीं था। उसने इधर उधर घूमकर फिर जायजा लिया ताकि कोई छुपा ना हो, मगर वहां तो उसके सिवा कोई था ही नहीं। वो बर्तन के पास गई तो उसका जी फिर ललचा गया। दरअसल एक बार चौंका भरने के बाद, मक्खन खाने के बाद उसे ऐसा मजा लग चुका था, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही बेसब्री हो गई थी। इस दफा उसने पहले से भी ज्यादा चोंच भर के मक्खन निकाला और खाकर मुंह साफ करके वापस आ गई। कौन था वहां? कोई भी नहीं। उसने पहले की तरह मासूम बनते हुए जवाब दिया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई थी, वहां तो कोई भी नहीं है। मुर्गा उसके जवाब से मुतमईन होकर फिर से दराज हो गया। मुर्गा तो थोड़ी देर में सो गया, मगर अब मुर्गी को नींद नहीं आ रही थी। 2 बार चोंचे भर भर के मक्खन खाने के बाद उसकी नीयत खराब हो गई थी और अभी तक लेटी लेटी चिटखारे ले रही थी, और अब सुबह तक सब्र करना उसके बस में ही ना रहा था। यही वजह थी कि वो सोने की बजाय झूठ मूठ आंखें बंद किए लेटी रही ताकि मुर्गा पूरी तरह नींद में चला जाए। फिर जब थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि मुर्गा गहरी नींद सो चुका है, तो वो चुपके से उठी और दबे दबे पांव रखती फिर वहां पहुंच गई जहां मक्खन का बर्तन छुपा रखा था। उसने वहां पहुंचते ही बड़ी बेसब्री से चोंच में मक्खन भर भर के खाना शुरू कर दिया। उस वक्त उसे मक्खन इस कदर लुत्फ दे रहा था कि उसने कुछ ना सोचा, ना समझा, और चौंके पर चौंका भरकर मक्खन खाती रही। यहां तक के चंद ही लम्हों में पूरा बर्तन खाली हो गया। खाने को तो वो मजे ले लेकर मक्खन खा गई थी, मगर जब उसने खाली बर्तन देखा तो बड़ी घबराई। उफ मेरे खुदा, अब क्या होगा? मुर्गे को क्या जवाब दूंगी? ये सोचकर वो परेशान हो गई। जाहिर था सुबह मुर्गे को पता चल जाएगा और उसे ये भी मालूम हो जाएगा मुर्गी के सिवा मक्खन खाने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब वो परेशान खड़ी थी और साथ ही साथ कोई ऐसी तरकीब भी सोच रही थी जिससे मुर्गे को पता न चल सके। थोड़ी देर के बाद आखिर उसके जहन में एक तरकीब आई। ये ठीक है, इसी तरह करना चाहिए, उसने अपने आप से कहा और जल्दी जल्दी उस खाली बर्तन को रेत से भर दिया। ये सब कुछ करने के बाद वो चुपके से आके डरबे में सो गई। दूसरे रोज सुबह ही सुबह मुर्गा नींद से बेदार हुआ और खुश होते हुए दिल में सोचने लगा, आज तो नाश्ते में लुत्फ आ जाएगा। अरसा हुआ मक्खन नहीं खाया, जी भर के खाऊंगा। वो जल्दी से उठा और भागता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां रात मक्खन का बर्तन छुपाया था। उसने जाते ही आओ देखा न ताओ और बर्तन में चोंच मारी। ये क्या? वो हक्का बक्का रह गया। मक्खन की बजाय उसकी चोंच में रेत आ गई थी और उसका मुंह रेत से भर गया था। ये क्या हुआ? उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो कितनी चाह से मक्खन खाने आया था, लेकिन वहां मामला ही उलट निकला। वो गुस्से में भिन्ना गया और तिल मिलाता हुआ उल्टे पांव वापस दौड़ा। मुर्गी अभी तक गहरी नींद सोई हुई थी। रात जी भर के मक्खन खाने की वजह से आज उसे मामूल से कुछ ज्यादा ही नींद आ गई थी। मुर्गे ने जाते हुए उसे झंझोड़ कर उठाया और गुस्से में कांपते हुए बोला, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने सारा मक्खन खा लिया है। बेशतर इसके कि मुर्गी कोई जवाब देती, उसने आओ देखा न ताओ और उसे घसीटता हुआ पानी के ड्रम के पास ले गया। मुर्गी बथेरी चीखती चिल्लाती रही, मगर उसने एक न सुनी और उसे पानी में डुबकियां देने लगा। खूब गौते दिए और फिर जब उसने उसे पानी से बाहर निकाला तो पानी में नुचड़ चुकी थी। मुर्गी बेचारी खौफ से कांप रही थी और गोते खाने की वजह से नढाल हो गई थी। उसकी ये हालत देखकर मुर्गे को उस पर बड़ा रहम आ गया। उसका गुस्सा कदरे कम हो गया। अब उसे अपनी हरकत पर अफसोस हो रहा था कि मुर्गी को इस कदर सजा नहीं देनी चाहिए थी। उसने भीगी हुई मुर्गी को उठाया और एक बड़े पत्ते पर रख दिया ताकि वो धूप में सूख जाए। अब मुर्गा एक तरफ बैठा हुआ था और मुर्गी धूप में सूख रही थी। इत्तेफाक की बात कि ऐन उस वक्त फजा में एक बाज उड़ता हुआ जा रहा था। उसने नीचे देखा तो उसे मुर्गी नजर आई। वो परवास करता हुआ नीचे आया और झपटा मारकर मुर्गी को उठा कर ले गया। उधर जैसे ही मुर्गे ने उसे मुर्गी को ले जाते देखा तो वो उसकी तरफ भागा और चीख चीख कर कहने लगा, ए बाज मेरी मुर्गी दे जा, ए बाज मुझ पर रहम कर। मगर वो जमीन पर था और बाज फजा में था। बाज पर इसके शोर और मिन्नत समाजत का कोई असर ना हुआ और वो मुर्गी को उठाए बुलंद होता चला गया और फिर उसे बाजों के मुल्क ले गया। मुर्गे को बहुत अफसोस हुआ। मक्खन तो गया था, उसके साथ उसकी प्यारी मुर्गी भी चली गई। वो परेशान भी था और दिल ही दिल में खुद को लानत मलामत भी कर रहा था कि अगर इस कदर गुस्से में ना आता तो मुर्गी बाज के हत्थे न चढ़ती। मगर अब क्या हो सकता था। उसने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया
कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मुर्गी को जरूर वापस लाऊंगा। अब वो तरकीबें सोच रहा था। आखिर एक तरकीब उसके जहन में आई। वो मुर्गी खाने से निकला और इधर उधर घूमकर जूतों के 2 तले तलाश करके लाया। फिर उसने 2 अंडों के खौल लिए और उनसे एक गाड़ी तैयार की। जब गाड़ी तैयार हो गई तो वो उस पर सवार होकर बाजों के मुल्क की तरफ रवाना हो गया ताकि अपनी मुर्गी को छुड़ा कर लाए। मुर्गा गाड़ी पर सवार हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा कुत्ता मिला जिसे उसके मालिक ने घर से निकाल दिया था। उस बूढ़े कुत्ते ने बरसों अपने मालिक की खिदमत की थी और अब चूंकि वो बूढ़ा हो गया था, उसके दांत गिर गए थे और ताकत जवाब दे गई थी, इसलिए उसके मालिक ने उसे घर से निकाल दिया था। कुत्ते ने मुर्गे को गाड़ी पर सवार जाते देखा तो रुकने का इशारा किया। जब मुर्गे ने गाड़ी रोक ली तो कुत्ता पूछने लगा, अरे मुर्गे, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? मुर्गे ने जवाब में बताया, मैंने जूतों के तलुओं और अंडों के खौल से गाड़ी तैयार की है और अब मैं बाजों के मुल्क जा रहा हूँ। तुम्हें ऐसी कौन सी मुसीबत है जो अकेले बाजों के मुल्क जा रहे हो? कुत्ते ने हैरान होकर सवाल किया और फिर समझाने के अंदाज में बोला, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि बाजों के मुल्क जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं ये बात जानता हूँ, मुर्गे ने इत्मीनान से जवाब दिया। दरअसल एक बाज मेरी मुर्गी को उठाकर ले गया है और अब मैं उसे छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। ये बताने के बाद उसने कुत्ते को कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। कुत्ता तो पहले ही घर से निकला हुआ था। उसके पास रहने की कोई जगह न थी और ना ही खाने पीने का बंदोबस्त था। उसने मौका गनीमत जाना और खुशी खुशी मुर्गे के साथ चलने पर राजी हो गया। इस तरह अब वो 2 हो गए थे और गाड़ी पर सवार अपने सफर पर जा रहे थे। वो कुछ अरसा सफर करते रहे। रास्ते में उन्हें एक बिल्ली मिली। उसने जब इस तरह मुर्गे और कुत्ते को एक गाड़ी में जाते देखा तो उन्हें रुकने का इशारा करके पूछने लगी, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? जवाब में मुर्गे ने बताया, एक बाज मेरी मुर्गी को उठाकर ले गया है। मैंने जूतों के तले और अंडों के खौल से गाड़ी तैयार की है और अब अपनी मुर्गी को छुड़वाने के लिए बाजों के मुल्क जा रहा हूँ। फिर उसने कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुत्ते ने कई बरस तक अपने मालिक की खिदमत की और अब ये बूढ़ा हो गया है तो इसके मालिक ने उसे घर से निकाल दिया है, इसलिए ये भी मेरे साथ जा रहा है। मुर्गे की ये बात सुनकर बिल्ली बड़ी मायूसी से बोली, मैंने भी अपने मालिक की कई बरस तक खिदमत की है। अब मैं बूढ़ी और लंगड़ी हो गई हूँ तो शरारती बच्चे मुझे छड़ियों से मारते हैं। मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। इतनी बात कहने के बाद उसने मुर्गे से इल्तिजा करते हुए कहा, मेहरबानी करके मुझे भी अपने साथ ले लो। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हमारे साथ चल सकती हो, मुर्गे ने जवाब दिया और बिल्ली भी उनके साथ चल दी। इस तरह अब वो 3 हो गए। जूतों के तलुओं और अंडों के खौल से बनी हुई गाड़ी पर सवार अपने सफर पर जा रहे थे। अभी वो थोड़ा आगे ही गए होंगे कि उन्हें एक गंदा अंडा मिला। उसने उन्हें रोककर दरियाफ्त किया, तुम सब कहाँ जा रहे हो? जवाब में मुर्गे ने उसे बताया, एक बाज मेरी मुर्गी को उठाकर ले गया है। मैंने जूतों के तलवों और अंडों के खौल से गाड़ी तैयार की है और अब मुर्गी को छुड़ाने के लिए बाजों के मुल्क जा रहा हूँ। फिर उसने कुत्ते और बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुत्ते ने कई बरस तक अपने मालिक की खिदमत की है और अब बूढ़ा होने पर मालिक ने उसे निकाल दिया है। इसी तरह बिल्ली ने भी कई बरस तक अपने मालिक की खिदमत की और अब जब बूढ़ी हो गई है तो शरारती बच्चों ने इसे मार मार कर लंगड़ा कर दिया है। अब ये दोनों भी मेरे साथ जा रहे हैं। मुर्गे की ये बात सुनकर गंदा अंडा कहने लगा, लोगों ने मुझे गंदा अंडा देखकर फेंक दिया है और अब मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जाऊंगा। मेहरबानी करो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुम चाहो तो खुशी से चल सकते हो। मुर्गे की इजाजत मिलने पर गंदा अंडा भी उनके साथ हो लिया। इस तरह अब वो 4 हो गए थे और चारों गाड़ी पर सवार बाजों के मुल्क जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में अचानक उन्होंने एक सुरीली आवाज सुनी। ये आवाज एक पिन की थी जो किसी आदमी की गिर गई थी। पिन ने गाड़ी रुकवाकर दरियाफ्त किया, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुर्गे ने जवाब में उसे बताया, एक बाज मुर्गी को उठाकर ले गया है। मैंने जूतों के तलवों और अंडों के खौल से गाड़ी तैयार की है और अब अपनी मुर्गी को छुड़वाने के लिए बाजों के मुल्क जा रहा हूँ। फिर उसने अपने साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुत्ते ने कई बरस अपने मालिक की खिदमत की है लेकिन बूढ़ा होने पर उसने घर से निकाल दिया है। इस तरह बिल्ली ने भी कई बरस तक अपने मालिक की खिदमत की है और अब बूढ़ी हो गई तो शरारती बच्चों ने इसे लंगड़ा कर दिया है। गंदे अंडे को लोगों ने बेकार जानकर फेंक दिया है। अब इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए ये तीनों भी मेरे साथ जा रहे हैं। मुर्गे की ये बात सुनकर पिन बोली,
مجھے یہاں راستے میں کوئی پھینک گیا ہے. مجھے نہیں معلوم میں کہاں جاؤں گی. مہربانی کر کے مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو. ہاں اگر تم چلنا چاہو تو شوق سے چلو. مرغے کے اس جواب پر پن بھی ان کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئی. اس طرح اب وہ 5 ہو گئے تھے جو گاڑی پر سوار بازوں کے ملک کی طرف رواں دواں تھے. ابھی وہ بازوں کی سرزمین سے کچھ ہی دور تھے کہ راستے میں انہیں ایک بوڑھا مرغا ملا. اس نے روک کر دریافت کیا, تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں مرغے نے اسے بتایا, ایک باز میری مرغی کو اٹھا کر لے گیا ہے. میں نے جوتوں کے تلموں اور انڈوں کے خول سے گاڑی تیار کی ہے. اب میں اپنی مرغی کو چھڑوانے کے لیے بازوں کے ملک جا رہا ہوں. اس کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا, کتے نے کئی برس اپنے مالک کی خدمت کی, لیکن اس نے بوڑھا ہونے پر اسے گھر سے نکال دیا. بلی نے بھی اسی طرح اپنے مالک کی خدمت کی, لیکن بوڑھا ہونے پر شرارتی بچوں نے اسے لنگڑا کر دیا ہے. گندے انڈے کو لوگوں نے بیکار جان کر پھینک دیا. اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا. پن کو کوئی راستے میں پھینک کر چلا گیا, اس لیے یہ چاروں بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں. ساری بات سن کر مرغا کہنے لگا, میں ایک مرغی خانے میں رہتا ہوں, مگر بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہاں میری کوئی پرواہ نہیں کرتا. چونکہ وہاں جوان مرغے ہیں اس لیے مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں. اتنا بتانے کے بعد اس نے التجا میں کہا, مجھ پر مہربانی کرو اور مجھے بھی ساتھ لے چلو. اگر تم جانا چاہتے ہو تو شوق سے چلو. یہ سنتے ہی بوڑھا مرغا خوشی خوشی ان کے ساتھ شریک ہو گیا. اس طرح وہ 6 ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کو اپنی داستانیں سناتے ہوئے بازوں کے ملک کی طرف جا رہے تھے. چلتے چلتے آخر وہ بازوں کے ملک پہنچ گئے. جب وہ پوچھتے پوچھاتے اس باز کے گھر پہنچے جو مرغی اٹھا کر لے گیا تھا تو انہیں پتا چلا کہ وہ کہیں گیا ہوا ہے. یہ دیکھ کر مرغا بولا, سب گاڑی سے اتر آؤ, میں جو کہوں وہی کرنا. اس کے بعد اس نے بلی کو ہدایت کرتے ہوئے کہا, ادھر آ جاؤ اور آتش دان کے فرش پر لیٹ جاؤ. پھر کتے سے کہنے لگا, تم گھر کے باہر جا کر گوڑے پر لیٹ جاؤ. اس نے گندے انڈے کو ہدایت کی, تم آتش دان کی راکھ کے اوپر لیٹ جاؤ. اس کے بعد وہ پن سے مخاطب ہو کر بولا, تم باز کے تولیے میں چھپ جاؤ. اور آخر میں اس نے بوڑھے مرغے کو ہدایت کی, تم چھت پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ. اس طرح مرغے نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے کر مختلف جگہوں پر متعین کر دیا اور خود بھی چوکس ہو کر کھڑا ہو گیا. اب وہ باز کی آمد کے منتظر تھے. یہ شام کا وقت تھا اور اندھیرا پھیل چکا تھا. وہ سب انتظار کر رہے تھے کہ باز آ گیا. وہ باہر سے بھوکا پیاسا آیا تھا, اس لیے آتے ہی کھانا تیار کرنے میں لگ گیا. جب وہ آتش دان کے قریب پہنچا تو اس نے وہاں 2 چھوٹے چھوٹے انگارے دیکھے. دراصل یہ بلی کی آنکھیں تھیں جو اندھیرے میں چمک رہی تھی, مگر باز یہ سمجھا کہ یہ دہکتے ہوئے کوئلے ہیں. چنانچہ وہ اپنے دھیان میں آگے بڑھاتا آگ جلائے. جیسے ہی وہ آتش دان کے قریب گیا, بلی اس پر جھپٹی اور اس نے اپنے پنجوں کے تیز ناخنوں سے اسے نوچنا شروع کر دیا. او میرے خدا, میں مر گیا. باز چیخ پڑا. وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا. پھر اندھیرے کی وجہ سے اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے. وہ اپنے زخموں کو سہلاتا ہوا جلدی سے آگے بڑھا اور آتش دان کی راکھ کو ریتنے لگا تاکہ چنگاریاں روشن کرے. مگر جو ہی اس نے راکھ کو ریتنے کی کوشش کی, گندا انڈا اچھل کر پورے زور سے اس کے چہرے پر لگا. ہائے! بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی. وہ جلدی سے تولیے کی طرف دوڑا تاکہ اپنا چہرہ صاف کرے, لیکن جب اس نے تولیے سے چہرہ صاف کرنے کی کوشش کی تو اس میں چھپی ہوئی پن نے اس کا چہرہ لہو لہان کر دیا. وہ درد سے بلبلا اٹھا اور گھبرا کے گھر سے باہر کی طرف بھاگا. ایک تو اندھیرا تھا اور دوسرا وہ زخموں کی وجہ سے کراہ رہا تھا. اسے کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. وہ گھر سے باہر نکلا اور گھوڑے کے پاس چلا گیا تاکہ کچھ سوچ سمجھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے. مگر وہاں تو پہلے ہی کتا بیٹھا ہوا تھا. جو ہی وہ گھوڑے کے پاس گیا, کتے نے لپک کر اس کی ٹانگوں پر بری طرح کاٹ لیا کہ وہ تڑپ کر رہ گیا. عین اس وقت چھت پر بیٹھے ہوئے مرغے نے طنزیہ انداز میں پکار کر کہا, اگر تم چاہو تو تمہیں اور بھی مزہ چکھایا جا سکتا ہے. بھلا اس وقت باز کو اتنی کہاں فرصت تھی کہ وہ کسی کا جواب دیتا. وہ زخموں سے چور کراہ رہا تھا. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. ہامتا کامتا لڑکھڑاتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور اپنے آپ بیتی سنانے لگا. تم سوچ نہیں سکتے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. پھر اس نے کہنا شروع کیا, میں اپنے گھر آیا اور میں نے آتش دان کے قریب 2 دہکتے ہوئے کوئلے دیکھے. ان میں سے کوئلوں سے آگ جلانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے بری طرح نوچ کر کھرچ کر زخمی کر دیا. اس کے بعد آتش دان کی راکھ میں سے ایک زوردار آواز کے ساتھ کوئی چیز میرے چہرے پر آ لگی. میں بھاگ کر تولیے کے پاس گیا تاکہ اپنا چہرہ صاف کروں,
मगर तौलिया ने मेरा चेहरा और भी जख्मी कर दिया और मैं लहू लहान हो गया। जब वो अपने साथियों को यह किस्सा सुना रहा था तो खौफ से कांप रहा था। उस वक्त उसकी हालत काबिले रहम थी। जब लहू लहान हो गया तो मैंने सोचा शायद किसी ने मुझ पर जादू कर दिया है या मैं कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूँ। मैं घर से बाहर निकल आया और घोड़े के पास गया, लेकिन वहां कोई लोहार बैठा हुआ था जिसने अपनी तेज और नोकदार चिमटियों से मेरी दोनों टांगों को जगह जगह से जख्मी कर दिया कि मैं चलने के काबिल भी नहीं रहा। फिर उसने हिम्मत करके वहां से भागा तो मेरे मकान की छत पर कोई मस्खरा बैठा था जो मुझे भागता हुआ देखकर मुझ पर तंज कर रहा था और मेरा मजाक उड़ा रहा था। इधर तो बाज अपने साथियों को अपनी दास्तान सुना रहा था और दूसरी तरफ उसी दौरान मुर्गे ने जल्दी जल्दी अपनी मुर्गी को तलाश करके अपने साथ लिया और फिर वो सब अपनी गाड़ी में सवार होकर वहां से भाग खड़े हुए ताकि बाज के वापस आने से पहले पहले बाजों की सरजमीन से दूर निकल जाएं। इस तरह वो सारे सही सलामत मुर्गी को लेकर आ गए। मुर्गे ने अपने साथियों को शुक्रिया अदा किया और अपने घर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। उस दिन के बाद मुर्गा और मुर्गी कभी एक दूसरे से नहीं लड़े और ना ही आपस में कभी नाराज हुए, लेकिन इस वाकये के बाद उन्हें फिर कभी मक्खन से भरा हुआ बर्तन भी नहीं मिला।